गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो वेलकम आपका आज केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर के अंदर। कल हमने बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग किया था कि कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए और क्या क्या कंडीशंस हमारी केमिकल बॉन्ड की होती है, और साथ में हमने कल थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस किया था। आइए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन जैन, जो कि आपके लिए केमिस्ट्री की बेहतरीन सीरीज लेकर आ रही है। हर चैप्टर को मैं यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी। यहाँ पर ना सिर्फ आपकी एनसीईआरटी कवर होगी, बल्कि आपको बहुत इजी फॉर्म में नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। लाइक आप कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री का टेट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपके लिए रियली हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपना सपोर्ट मेरी वीडियो पे जरूर दिखाइएगा। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अवर टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड। तो हमने कल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। तो आज उसी सीरीज के अंदर मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ किसकी, आयनिक बॉन्ड की। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। What is ionic bond? It is the bond formed by the complete transfer of electron. यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रहेगा वो कंप्लीट रहेगा फ्रॉम वन एटम, ऐसा एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू द अदर एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मीन्स दैट आपके कोई भी दो एटम रह सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम एंड क्लोरीन। This is one more electropositive and this one is more electronegative as you already studied in the previous chapter. ठीक है, तो आइए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कोई भी एटम ले लिया है M, जो कि किस स्टेट में लाई करता है, गैसियस स्टेट में। यहाँ पर गैसियस स्टेट का मतलब होता है आइसोलेटेड कंडीशन। इट मीन्स दैट आप एटम को इतनी दूर ले आए हो कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया है। इट मींस वो गैसियस स्टेट के अंदर जैसे हमें दिखते हैं, वो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, गैसियस स्टेट। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी दी है। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, गैसियस फॉर्म में मैं एक आयन बना रही हूँ, पॉजिटिव कैटायन मैंने बना दिया। ये मेरे पास क्या है, कोई भी नॉन मेटल हो सकती है, और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, एक एनायन बना दिया। बाद में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और इन्होंने क्या बना दिया, ये MX सॉलिड बना दिया। इसको और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सोडियम है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 8 1, के में 2, एल में 8, एम में 1। यहाँ पर कितना बन गया, Na पॉजिटिव, इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लोरीन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2 8 7। और यहाँ पर ये क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, 2,8,8। यहाँ पर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल गई है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। इट मीन्स दैट जो मेरा बॉन्ड बना वो क्या बना, NaCl। हम आयोनिक बॉन्ड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट ऐसे कंपाउंड के बीच में हमारा आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आइए इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और समझ के देखते हैं। आइए इसको नेक्स्ट एग्जांपल के, यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम। एक मेरे पास एटम है, ये मेरे पास फ्लोरीन एटम है, और यहाँ पर भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2,7। इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2,7। यहाँ पर कितनी है, 2,8,2। तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या बन गया, F नेगेटिव, Mg+2, और यहाँ पर क्या बन गया आपका, F नेगेटिव। इस तरीके से ये हमारा आयोनिक कंपाउंड बन गया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम फ्लोराइड। आइए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। कुछ मैंने यहाँ पर आपका बॉक्स में बंद कर रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी किसी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बारी होती है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल NaCl में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है सोडियम से क्लोरीन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। आइए पढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपकी 3 फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए। अगर मान लो मुझे किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी बहुत देनी पड़ रही है, तो वो एटम बॉन्ड हम कैसे बना पाएंगे? मुझे तो एनर्जी बहुत देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और ओवरऑल लेटेस्ट एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होनी चाहिए? हाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी? लो, और लेटेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए? ओवरऑल हाई होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, लेटेस्ट एनर्जी। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। So this is our lattice energy. What is lattice energy? The energy required to separate the ions in isolated gaseous form of solid ionic compound. जब हम कोई भी, मेरे पास एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, अगर मैं उसको पकड़ के खींच के उसको आयंस की फॉर्म में लेकर आ रही हूं, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। सपोज करते हैं एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई भी सॉलिड ले रखा है, यहाँ पर मैं इसको कितनी एनर्जी दे रही हूं कि अपने गैसियस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। M पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। अगर मुझे इसको एनर्जी देनी, यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या है हमारी? बहुत हाई है। अगर मेरे को यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो मेरा डेल H कैसा आएगा? पॉजिटिव। और मेरी एनर्जी निकल रही है तो मेरी क्या आएगी? इसका मतलब बॉन्ड आपका क्या है? बन रहा है। देखना, लेटिस एनर्जी को हम दोनों कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं। अगर किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, 2 आयंस दूर दूर है, अगर मैं उसको पकड़ के पास लेकर आ रही हूँ, तो जितने अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे भी हम लेटिस एनर्जी बोलेंगे। बट साइन हमारा क्या आएगा? यहाँ पर नेगेटिव आएगा। बट अगर कोई भी एक सॉलिड है और सॉलिड को पकड़कर हम लोग तोड़ रहे हैं, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो वो भी आपकी लेटिस एनर्जी है, बट साइन क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, बट साइन आपके क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, अगर मैं देखती हूं हमारे लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 and Q2 divided by में R, where the Q1 चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर का चार्ज, where the Q2 चार्ज ऑन एनायन, एनायन के ऊपर का चार्ज, एंड आर क्या है? आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये कैटायन की रेडियस है और ये एनायन की रेडियस है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं, ये मेरा एटम 1 है और ये 2 है, ये मेरा कैटायन है और यहाँ पर मेरा एनायन है। इसके बीच की रेडियस को तो हम आर पॉजिटिव बोल रहे हैं और इसकी रेडियस को आर नेगेटिव बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्या है? इंटर। जनरली एटम इतने दूर दूर नहीं होते, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि भाई ये इनके बीच की क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइज ऑफ एनायंस के ऊपर। एनायन का साइज देखना, हमारे जो एनायंस का साइज है, एनायंस को जनरली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं स्मॉल एनायन और इसको बोलते हैं लार्ज एनायन। लार्ज एनायन का मतलब जिनका साइज बहुत बड़ा है, स्मॉल का मतलब जिनका साइज बहुत छोटा है, जैसे कि H नेगेटिव, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। देखना, फ्लोरीन क्लोरीन वाली फैमिली के 2 आयन तो आपके स्मॉल आयन है, बट 2 आयन जो है वो आपके लार्ज आयन है, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। इसी तरीके से ऑक्साइड आयन, सल्फेट, जितने भी आपके पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, एनायंस होते हैं, वो जनरली आपके लार्ज एनायन में कंसिडर होते हैं। देखना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको चीजें जल्दी से समझ में आए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिए है, कंपेयर लैटिस एनर्जी। अब हमें क्या करवाना है? लैटिस एनर्जी को कंपेयर करवाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है,
ये सब मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और एस ब्लॉक में भी एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बट इन सब में एनाइन कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि आपको ये बताना है कि लैटिस एनर्जी किस में ज्यादा होगी। तो ये सब क्या है? हमारे सॉलिड स्टेट में है, तो मुझे अब इनको तोड़ना है। देखना, अब यहाँ पर क्या है? लिथियम है और ये क्या है? फ्लोरीन है। इनका साइज क्या है? सेम है। इनका साइज क्या है? सेम है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते जा रहे हो तो सीजियम का जो साइज है, जो आयनिक रेडियाई है, वो इंक्रीज कर रही है सीजियम का साइज। बट फ्लोरीन का तो एज इट इज है। फ्लोरीन का तो एज इट इज है, मतलब एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला, इन दोनों के बीच में जब आप बॉन्ड बनाओगे तो आपका एक वीक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किनके बीच में बनता है? जिनका नेचर क्या होता है? सेम होता है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ढीला ढाला बॉन्ड बनेगा, बहुत वीक बॉन्ड बनेगा। तो उतनी हमें कम लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा हमारी लिथियम में होगी, देन सोडियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम सल्फेट। अब देख सकते हैं ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन सब में कॉमन है। अगर इसका साइज ज्यादा है, ये लार्ज साइज का है और ये स्मॉल साइज का है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? अगर ये बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब हमारी जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा। ये भी आपका लार्ज कटायन और ये भी आपका लार्ज एनायन है, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका लैटिस एनर्जी का टॉपिक हो गया। हैशटैग मार्क कर रखा है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर साइज और चार्ज के बीच की बात हो जाए तो चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा। चार्ज हमेशा क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, क्योंकि हमारी लैटिस एनर्जी दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द कैटायन और एनायन के ऊपर एंड द चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन के ऊपर। जैसे कि NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है। तो अगर मैं चार्ज की बात करती हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर +2 है और इसके ऊपर +3 है। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। तो ये हमारा लैटिस एनर्जी का टॉपिक था। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। लैटिस एनर्जी का पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। लैटिस एनर्जी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी केमिस्ट्री के अंदर, और ये मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया है। तो ये टॉपिक आज हमने कवर किए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने लैटिस एनर्जी के कवर किए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको किसी भी तरह की इस वीडियो में कमी दिखाई देती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपनी कमी को सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो नीट जेई जैसी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।